नमस्कार बंधुओं, जयराम जी के अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय पाटीदार। आखिर विपक्षी दलों का भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने का सपना अधूरा रह गया है। जैसे कि सबको मालूम है, जुलाई 24 में छात्र आंदोलन बांग्लादेश में हुआ, सितंबर 25 में नेपाल में हुआ और उसके ठीक 10 महीने बाद, नेपाल के ठीक 10 महीने बाद 10 नंबरी मानसिकता के लोगों ने वही लंका कांड भारत में दोहराने का प्रयास किया। नेपाल में जैन जी के आंदोलन के बाद हमारे यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने कई बार जैन जी को उकसाने का प्रयास किया। उनका मकसद था कि जिस प्रकार नेपाल में और बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन छात्र आंदोलनों के माध्यम से हुआ है, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी दोहराया जाए, क्योंकि वे 2014 के बाद देख चुके थे कि उनके अपने प्रयास असफल रहे थे। कई बार उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी को गालियां देने का प्रयास किया, मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया। यही नहीं, देश के सम्मान पर भी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रश्न चिन्ह उठाए। तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने के बाद जब विपक्षी दलों को लगा कि हमारे ये प्रयास मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए नाकाफ़ी हैं, तो उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी जैन जी को उकसाने के लगातार प्रयास करते जा रहे थे। उनके अपने सौभाग्य से और देश के दुर्भाग्य से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 3 मई को एग्जाम हुई, 11 मई को पेपर लीक हुआ। जैसे कि सबको मालूम है कि 12 मई को FRI दर्ज हुई, CBI को सौंपा, SIT गठित हुई और 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके बाद सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए री एग्जाम 37 दिनों के बाद की और उसका अभी 5-6 रोज पहले रिजल्ट भी घोषित हुआ। इसके पहले तक कई राज्यों में पेपर लीक होते रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकारों में भी पेपर लीक हुए। राजस्थान में प्रियंका वाड्रा ने खुद कहा था कि गहलोत की सरकार में पेपर लीक हुए हैं, परंतु यह समस्या सारे देश की है। उन्होंने केवल समस्या का बखान करके अपने कर्तव्य की तीसरी पूरी कर ली, परंतु मोदी जी की सरकार ने समस्या का बखान नहीं किया, समस्या का ऑपरेशन किया। CBI को सौंपा, SIT गठित की, री एग्जाम किया, आरोपियों को जेल भेजा और अभी हाल ही में आज उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी घोषणा की है और ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सज़ा इन पर मिले, ऐसे कानून बनाए। और अगली बार किसी भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हो, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सख्त कानून उठाया जा सके और दूसरी बार ऐसा कोई प्रयास नहीं हुए। यह समाधान की ओर एक प्रयास था, परंतु विपक्षी दलों को तो लगता था कि जिस प्रकार से नवनिर्माण आंदोलन ने चिमनलाल पटेल के गुजरात में सरकार पलट दी थी और उस समय छात्रों ने आंदोलन किया था और वो चिमनचोर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बिहार में भी छात्र आंदोलन हुआ और इसी छात्र आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बना दिया था और संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उन्होंने एक छात्रों की आवाज़ को मुखरता से प्रदर्शित किया था और इसी छात्र आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सरकार को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर किया था। शायद उस घटना से, नेपाल और बांग्लादेश की घटना से इन लोगों को ऐसा लगा कि मोदी जी को हटाने का सबसे अच्छा प्रयास छात्र आंदोलन है, परंतु छात्रों को अराजक बनाना, छात्र आंदोलन अपनी जगह सही है, छात्रों की अपनी समस्याएं हैं। मोदी जी भी जानते हैं, विकसित और स्वर्णिम भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं का एक राष्ट्र निर्माता के रूप में मोदी जी की सरकार देखती है। स्वर्णिम भारत और आत्मनिर्भर भारत युवाओं के बिना बन नहीं सकता और मोदी जी की सरकार बार बार युवाओं का देश कहते हैं। मोदी जी हमेशा कहते रहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। युवाओं की शक्ति से भारत प्रगति के पथ पर नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और विपक्ष, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी तो खुद प्रधानमंत्री के आवास में पालने में पैदा हुए थे, पर वे भूल गए कि प्रधानमंत्री का आवास हाई सिक्योरिटी आवास होता है। वहाँ पर धरना गैर कानूनी नहीं, अराजक है।
पर उनको तो ऐसा लगा कि जिस प्रकार नेपाल में संसद पर हमला हुआ, मंत्रियों के बंगलों पर हमले हुए, प्रधानमंत्री आवास में हमले हुए, ठीक उसी प्रकार का वही फिल्म भारत में दोहराई जाए। इनके संसद का कार्यकाल चालू है, संसद भवन पर हमला करे और प्रधानमंत्री आवास पर राहुल गांधी खुद धरना देने चले गए, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वे जानते हैं कि एक हाथ में संविधान की किताब का मतलब होता है कि संसद में बात उठाई जाए। उनका एक कर्तव्य था कि संसद में इस पर चर्चा की जाए और सरकार को घेरा जाए, परंतु उन्हें मालूम है कि अपनी पृष्ठभूमि भी काली स्याही से लिखी गई है। अगर संसद में आवाज़ उठाएंगे तो सरकार भी इनके अपने समय के काले पृष्ठ खोल करके इनके मुंह पर कालिख पोतेगी कि तुम्हारे समय में कितने कितने पेपर लीक हुए और तुमने केवल समस्या का बखान किया, समस्या की चर्चा की और उसके बाद समाधान का कोई तरीका नहीं उठाया। अगर कांग्रेस के समय से पेपर लीक हो रहे थे, अगर वे फास्ट ट्रैक घोषित करते, मोदी जी की तरह सख्त से सख्त कानून बनाने का प्रयास करते, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। अभी हाल ही में केजरीवाल के भगवंत मान सिंह की सरकार में फार्मेसी का पेपर लग हुआ। राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कई राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, परंतु चूंकि उनका मकसद छात्रों की समस्या नहीं था, उनका मकसद था राजनीतिकरण करना, अराजकता फैलाना और छात्रों के इस आंदोलन को, उनके मुखर आवाज़ को राजनीतिक दलों के कुत्सित प्रयासों ने उनके आवाज़ को दबा दिया। उनके मंच से संसद को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को मारेंगे, अल्लाह अल्लाह के गाने गाए गए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उमर खालिद जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, अगर ये शायद नारे नहीं लगते, अगर नीट पेपर लीक के साथ आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद संसद को उखाड़ फेंके की जगह अगर मिला सामाजिक समस्याओं को साथ में लेते तो शायद इनके आवाज़ को और मुखरता प्रदान होती। इनके राजनीतिकरण ने, इनके सत्ता प्राप्ति के लालसा ने छात्र आंदोलन को एक मुखर आवाज़ होने से, एक सही आवाज़ होने से रोक दिया और इसीलिए शायद सोनम वांगचुक जी ने कल रात के 12:30 बजे अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि वह शुद्ध रूप से छात्रों के साथ में थे। वो चाहते थे कि अहिंसक रूप से छात्र अपनी आवाज़ उठाए, इसीलिए उन्होंने अनशन का रास्ता अपनाया था। और जब छात्रों के बीच कुछ अराजक तत्व घुस गए और उन्होंने हिंसा का रूप धारण किया तो उन्होंने रात को 12:30 बजे अपना अनशन तोड़ दिया। और उनकी पत्नी श्रीमती गीतांजलि जी ने तो कहा है कि राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना केवल एक नौटंकी है, और शायद इसीलिए सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। कृपया छात्रों को छात्र रहने दें, राजनीति नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत